वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। जल्दी से नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर यूपी SSSC PT के लिए लगातार रिवीजन चल रहा है और रिवीजन के इसी क्रम में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को प्रारंभ किया था, इसका एक पार्ट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज इसका दूसरा पार्ट देखेंगे और यहाँ पर कुछ प्रमुख कार्यक्रम, योजनाएं, समझौते जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में किए गए हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहला तथ्य है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में आयोजित किया बनाना फेस्टिवल। तो यहाँ पर एक बनाना फेस्टिवल मनाया गया, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी मनाया गया था यूपी में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बनाना फेस्टिवल की। कहाँ पर मनाया? कुशीनगर में मनाया और 22 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें कम से कम 35 किसानों और उद्यमियों की भागीदारी देखी गई। कुशीनगर में केले की अच्छी खेती को देखते हुए केले के रेसे से बने उत्पादों को जिले के ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तौर पर चयनित किया गया है। यूपी में एक ODOP आया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेहतर प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना था। तो यहाँ पर जो कुशीनगर है, कुशीनगर से केले का चयन किया गया है। इसके बाद PM किसान योजना है और इसके तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। उच्चतम प्रतिशत के आधार पर प्रमाणीकृत लाभार्थियों को जोड़ने के लिए कर्नाटक को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र को गैर डिजिटल सत्यापन, प्रमाणन और शिकायत निवारण में अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला है। तो ये PM किसान योजना की बात हो रही है। यहाँ पर उच्चतम प्रतिशत में आधार प्रमाणीकरण के लिए कर्नाटक को पुरस्कार मिला है। गैर डिजिटल सत्यापन, प्रमाणन और शिकायत निवारण में अच्छे प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र को पुरस्कार मिला है। इसके बाद उत्तर प्रदेश को PM किसान योजना को सबसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को भी इसके तहत एक अवार्ड दिया गया है। अगली योजना है, बरेली के लिए पहली उड़ान को झंडी दिखाई गई। पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के बरेली हवाई अड्डे के हाल ही में यहाँ पर अपग्रेड किया है और यहाँ पर अपग्रेड किए गए त्रिशूल सैन्य एयरवेज के लिए नई दिल्ली से पहली उड़ान को झंडी दिखाई। बरेली हवाई अड्डे को भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ी देश का आम नागरिक यानी कि जो उड़ान योजना है उसके तहत वाणिज्यिक उड़ान प्रचालनों के लिए अपग्रेड किया गया है। इसे झंडी दिखाया जाना उड़ान स्कीम के तहत 56वें हवाई अड्डे की शुरुआत को इंगित करता है तथा लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, हिंडन, आगरा और प्रयागराज के बाद उत्तर प्रदेश के 8वें हवाई अड्डे के सफल प्रचालन का प्रतीक है। यहाँ पर 8वां नंबर का जो हवाई अड्डा है उसका प्रचालन शुरू हो गया है। यूपी की बात हो रही है। बरेली का त्रिशूल सैन्य एयरवेज भारतीय वायुसेना का है और अंतरिम नागरिक उड्डयन प्रचालनों के लिए भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी गई है। तो यहाँ पर हमने उड़ान योजना से संबंधित देखा महत्वपूर्ण तथ्यों को और जो कि यूपी में जो गतिविधियां चल रही हैं इस योजना के तहत उनके बारे में जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी जो चौरी चौरा है वहाँ पर चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। 4 फरवरी 2021 को इसकी घटना हुई थी और इस घटना को 100 साल पूरे हो गए। यह घटना स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई की ऐतिहासिक घटना है और प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को समर्पित एक डाक टिकट भी यहाँ से जारी किया है। उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव की थीम थी स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता। ये इस वर्ष की थीम थी। इसके बाद कुशीनगर एयरपोर्ट ने DGCA से प्राप्त किया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाइसेंस। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय से आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है और कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में विमानन नियामक महानिदेशालय से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा है और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का चौथा हवाई अड्डा है। इसके पहले विमानन नियामक महानिदेशालय से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। इसके बाद अगला तथ्य है, दिल्ली विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने मानव आबादी के 2700 वर्ष पुराने अवशेष की खोज की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के उमरा गांव के पास DU के एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने मानव आबादी के अवशेषों की खोज की है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद पॉड टैक्सी के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्रेटर नोएडा से पॉड टैक्सियों का उपयोग करके जोड़ने का फैसला किया है।
कई पश्चिमी देशों में यह परिवहन का एक लोकप्रिय तरीका है। पॉड टैक्सी में 4 से 6 लोग बैठते हैं और इसमें ड्राइवर रहित होती है, यानी कि इस टैक्सी को ड्राइवर नहीं चलाता, ऑटोमेटिक होती है ये। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जानकारी के अकॉर्डिंग दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ग्रेटर नोएडा और जेवर को जोड़ने वाली पॉड टैक्सी सेवा विकसित करेगी। तो इसका विकास किसके द्वारा किया जाएगा? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? जेवर से ग्रेटर नोएडा तक। ग्रेटर नोएडा और जेवर के बीच में पॉड टैक्सी चलाई जाएंगी। इसके बाद अगला तथ्य है विजय कश्यप से रिलेटेड, और इनका निधन कोविड-19 के कारण हो गया था। ये उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री थे। विजय कश्यप मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्वाचित हुए थे और सहारनपुर जिले के कस्बा ननौता के मूल निवासी थे। विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन परियोजना का काम शुरू हो चुका था। यूपी में गुजरात कांडला गोरखपुर के बीच विश्व की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन 2800 किलोमीटर की है। इसका परियोजना का कार्य शुरू हो गया है। वाराणसी जनपद से 43 किलोमीटर होकर गुजर रही पाइपलाइन परियोजना का भूमि पूजन किया गया है। इस परियोजना के तहत गुजरात के कांडला टर्मिनल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक एलपीजी का परिवहन इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के विभिन्न बॉटलिंग प्लांटों के द्वारा होगा। इस परियोजना के तहत 34 करोड़ लोगों को सुविधा और सहूलियत होगी। तो ये सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है और सिर्फ यूपी या देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी एलपीजी गैस पाइपलाइन ये होगी। 2800 किलोमीटर तक है कहाँ से कहाँ तक? गुजरात, कांडला और गोरखपुर के बीच में है। इसके बाद अगला तथ्य देखेंगे, भगवान श्री राम पर विश्व का पहला वर्चुअल स्कूल ऑफ राम विद्यालय खोला गया और भगवान श्री राम ने आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र प्रिंस तिवारी ने भगवान श्री राम पर एक वर्चुअल विद्यालय स्कूल ऑफ राम का प्रारूप तैयार किया है। यह विद्यालय विश्व का ऐसा पहला अनोखा वर्चुअल विद्यालय होगा जो राम के जीवन, आदर्शों और रामायण एवं राम कथा के वैश्विक स्वरूप को जन सामान्य तक ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम करेगा। इसका प्रारूप तैयार किसने किया है? प्रिंस तिवारी ने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है, इसको जारी किया गया हाल ही में, और ये अप्रैल 2021 में गाजियाबाद नगर निगम से देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। इस बॉन्ड के जरिए 150 करोड़ रुपए का फंड जुटाया गया। इस बॉन्ड में टर्शियरी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश देश में जेम पोर्टल से खरीदारी करने में नंबर 1 आया। सरकारी जो खरीद में भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जेम, जिसको कहते हैं जेम पोर्टल, से सरकारी खरीद में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त करता है। अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ ई कैबिनेट। केंद्र सरकार की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में भी ई कैबिनेट व्यवस्था को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में अब ई कैबिनेट बैठक के साथ ही विधानमंडल की कार्यवाही भी पेपरलेस होगी और ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत हुई और ये जो सेंटर है इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, इसकी सुविधा को शुरू करने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। इस नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की वास्तुकला ताजमहल से प्रेरित है और माइक्रोसॉफ्ट के अन्य 2 इंडिया डेवलपमेंट सेंटर भारत के बेंगलुरु और हैदराबाद में स्थित हैं। यहाँ पर जो यूपी में किया जाएगा शुरू करने की घोषणा नोएडा में होगा। यूपी में नोएडा में बनेगा माइक्रोसॉफ्ट का नया इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। इसके अलावा भारत में बेंगलुरु और हैदराबाद में भी बनेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे, नंद बाबा और गोकुल पुरस्कार उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। 24 जनवरी 2021 के अवसर पर दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार और नंद बाबा पुरस्कार प्रदान किए गए। कृषि विभाग के द्वारा 3 कृषक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। गोकुल पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम स्थान पर 2 लाख रुपए की धनराशि के साथ लखीमपुर के श्री वरुण सिंह को, दूसरे स्थान पर गोरखपुर के श्री धीरेन को 1.5 लाख रुपए की धनराशि के साथ सम्मानित किया गया। पहले स्थान पर कौन आए? श्री वरुण सिंह। दूसरे स्थान पर श्री धीरेन सिंह आए। नंद बाबा पुरस्कार के अंतर्गत मथुरा के श्री हरेन सिंह को 51,000 रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया। गोकुल पुरस्कार जो है भैंस या फिर किसी भी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दूध उत्पादकों को दिया जाता है और नंद बाबा पुरस्कार देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक जो दुग्ध उत्पादक होते हैं उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अंतर क्या है? गोकुल पुरस्कार भैंस या किसी भी नस्ल की गायों के लिए दिया जाता है। नंद बाबा पुरस्कार सिर्फ देसी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दूध उत्पादकों के लिए दिया जाता है। तो ये दोनों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद अगला तथ्य है, चित्रकूट देश का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट होगा। विंध्य रेंज की एक पहाड़ी पर बने टेबल टॉप पर बनाया जा रहा है चित्रकूट एयरपोर्ट और देश का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट यह होगा। उत्तर प्रदेश की शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने शुरू किया अपना परिचालन।
26 अप्रैल 2021 को स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना परिचालन जो है शुरू किया, उत्तर प्रदेश की शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। और यह भारतीय रिजर्व बैंक की 27 दिसंबर 2018 को जारी शहरी सरकारी बैंक से स्वैच्छिक तौर पर लघु वित्त बैंक में परिवर्तन होने वाली योजना के तहत एक शहरी सरकारी बैंक से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने वाला देश का पहला बैंक है। तो पहले एक शहरी सरकारी बैंक था, अब बन गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसका परिचालन अभी हाल ही में चालू हुआ है 26 अप्रैल 2021 को। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है, और इस वर्ष गणतंत्र दिवस की जो परेड है इसमें हिस्सा लेने वाली 32 झांकियों में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। झांकी का विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। त्रिपुरा की झांसी को दूसरा स्थान मिला है, और उत्तराखंड की झांकी देवभूमि देवताओं की भूमि विषय पर केंद्रित थी, इसको तीसरा स्थान मिला है। इसके बाद पद्म पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। 2021 में 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, इसमें एक जोड़ी में दिया गया पुरस्कार भी शामिल है। और इसके अलावा इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार भी शामिल थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 29 महिलाएं हैं, और इस सूची में 10 व्यक्ति विदेशी जो कि NRI या फिर PIO या फिर OCI श्रेणी से हैं। 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, और एक ट्रांसजेंडर पुरस्कार भी इसमें शामिल है। पद्म पुरस्कार 2021 में उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्तियों के नाम देखेंगे। पद्म विभूषण, इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला। पद्म भूषण 2 व्यक्तियों को मिला है, एक श्री नपेंद्र मिश्र जो कि सिविल सेवा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, श्री कलवे सादिक मरणोपरांत इनको मिला है अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में। इसके बाद 7 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, श्री गुलफाम अहमद कला के क्षेत्र में, जगदीप चौधरी मरणोपरांत सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, अशोक कुमार साहू चिकित्सा के क्षेत्र में, राम यत्न शुक्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, श्री चंद्रशेखर सिंह अन्य कृषि के क्षेत्र में, श्रीमती सुधा हरि नारायण सिंह खेल के क्षेत्र में, और श्रीमती उषा यादव इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। तो ये 7 व्यक्ति हो गए जिनको पद्मश्री दिया गया है। इसके अलावा 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला है, और पद्म भूषण किसी को भी नहीं मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश के महान शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान के बारे में जानेंगे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, और ये जो है जनवरी 2021 में भारतीय महान शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उन्हें 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया था, 2006 में पद्म भूषण मिला था, 2018 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, और 2003 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इनका जन्म बदायूं में हुआ था, और इनका संबंध रामपुर सहजवान घराने से है। ग्रेटर नोएडा में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में करीब 600 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य में पहला डाटा सेंटर पार्क बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। मुंबई का हीरा नंदानी समूह ग्रेटर नोएडा में करीब 20 एकड़ जमीन पर इसको बनाएगा, और मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर हीरा नंदानी समूह ने मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में इस तरह के डेटा सेंटर बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में ये बनाएंगे। इससे पहले ये बना चुके हैं कहाँ पर? मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में। और यूपी में कहाँ बनेंगे? ग्रेटर नोएडा में। संकट में महिलाओं की मदद करने के लिए लखनऊ में स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि महिलाओं के चेहरे के हाव भाव की पहचान करके स्वचालित रूप से महिलाओं की तस्वीरें क्लिक करेंगे और निकटतम पुलिस वाहन को सतर्क करेंगे। लखनऊ शहर में पुलिस द्वारा चिन्हित 200 हॉटस्पॉट में से प्रत्येक पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद अगला तथ्य है एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर धरा। भूमाफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसको लाया गया, और इसका उद्देश्य है DM सेल्वा कुमारी जी ने 14 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पहला एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। नाम क्या है इसका? धरा। किससे संबंधित है? भूमाफिया गतिविधियों पर अंकुश लगाने से संबंधित है। इसके बाद अगला तथ्य है NDRF की पहली महिला टीम गढ़मुक्तेश्वर में तैनात की गई। देश की संघीय आपदा बल NDRF में से 100 से अधिक महिला लड़ाकों और बचाव कर्मियों के पहले जत्थे को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की प्रशिक्षित महिलाओं की पहली टीम को हाल ही में उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर शहर में गंगा नदी के किनारे आपात सेवाओं में तैनात किया गया है। इसके बाद अगला तथ्य है 24वां हुनर हाट से संबंधित 2021 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में वोकल फॉर लोकल इसका विषय था। 24वें नंबर का 22 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया और उस्ताद योजना के तहत इसका आयोजन किया गया था। अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का वर्चुअल लोकार्पण हुआ, और इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रामगढ़ झील के तट पर, और ये प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है।
इस ध्वज की लंबाई जो है, ऊंचाई जो है 246 फीट है, लगभग 75 मीटर के लगभग, और ऊंचाई के लिहाज से यह पूरे देश में 10वां सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। इससे पहले उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा झंडा फहराने का गौरव गाजियाबाद को हासिल है, जो कि 211 फीट ऊंचा था। अब ये कितना है, 246 फीट है। उत्तर प्रदेश की पहली वेयर हाउसिंग इकाई, और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक नीति 2018 के अंतर्गत पहले निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और ये वेयर हाउसिंग इकाई राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में स्थापित की जाएगी। यूपी 112 से जोड़ेंगे सभी बैंक और एटीएम। उत्तर प्रदेश में बैंकों और एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्हें यूपी 112 से जोड़ा जाएगा। साथ ही नवगठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल SSF को भी बैंकों की सुरक्षा में लगाया जाएगा। इसके बाद अगला तथ्य है, देश में पहली बार बेला स्टेलेस ट्रैक का इस्तेमाल। दिल्ली मेरठ के बीच निर्माणाधीन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को ट्रैक भी अपने आप में अनूठा होगा, और पूरे देश में स्वदेशी बेला स्टेलेस ट्रैक रैपिड रेल की 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए फिट होगा। भारत का पहला RRTS कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद, दुहाई और मोदी नगर से होते हुए मेरठ से जुड़ेगा। 82 किलोमीटर लंबा होगा ये कॉरिडोर, और 1 घंटे से कम समय में मेरठ से दिल्ली की यात्रा को संभव बनाएगा। कानपुर के इस्पात उद्यम, हमीरपुर के भरुआ, सुमेरपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना भी इसमें की जाएगी। तो ये देश में पहली बार बेला स्टेलेस ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश के 6 लाख अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को दिया गया है 20 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री ने 2022 में सभी को घर दिए जाने का आह्वान किया, और जिसके लिए 20 नवंबर 2016 को ये योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं, और अब इस योजना के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए, और पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश के जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर अगर लोग घर बनाते हैं तो उनके लिए 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के तहत भी मदद दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अन्य स्रोतों से 12,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाती है। इस योजना को केंद्र सरकार और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकार हैं उन अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। इसके तहत लाभार्थी को LPG कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और जल जीवन मिशन इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। तो सारी योजनाओं का लाभ एक साथ दिया जाता है, ताकि एक तरीके से पहले घर बनवाएंगे, घर में सारी स्वच्छता जो मिशन है उसके तहत शौचालय भी बनेगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिलेगा, बिजली कनेक्शन भी मिलेगा, और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन का प्रयोग भी इसमें किया जाएगा। तो सारी योजना का लाभ दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत। इसके बाद अगली योजना है अर्जुन सहायता सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश। इसके बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 11 मार्च 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया, और ये परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इस योजना में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना धसान नदी पर बनाई जा रही है, और यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, हमीरपुर के 168 गांवों में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। धसान नदी बेतवा नदी की एक दाहिनी किनारे की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती है, और इस नदी की लंबाई 365 किलोमीटर है। इस नदी को प्राचीन काल में दर्शान के नाम से जाना जाता था, और लहचूरा बांध इसी नदी पर बना है। इसके बाद अगला तथ्य है काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव मनाने के बाद अब काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया, और ये सिद्धार्थनगर जिले में इसका आयोजन किया गया था। इस चावल महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत चयनित उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह उच्च गुणवत्ता वाला चावल होता है और काले रंग का होता है, इसलिए इसको काला नमक चावल कहते हैं। इस चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध अपने जो फॉलोअर्स होते थे उनको इसी चावल की खीर बनाकर वितरित किया करते थे, तो बुद्ध का महाप्रसाद के रूप में भी इसको जानते हैं। इसके बाद अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना, और इसके अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए अभियान प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोल्डन कार्ड बनाने के लिए अभियान शुरू किया। इस अभियान का आयोजन 10 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 के मध्य किया गया था।
इस अभियान का उद्देश्य आम लोगों के बीच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी देना है और प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए की सुविधा से संबंध में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जागरूक बनाना है। अब तक राज्य में 1 करोड़ 20 लाख आबार्थियों को उनके गोल्डन कार्ड है वो मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए घोषित किया 16 अंकों का यूनिकोड। 7 फरवरी 2021 को इसको जो है घोषणा की गई। 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने का सिस्टम शुरू किया गया। सिस्टम का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जालों से फंसने में बचाना। भूमि की यूनिकोड संख्या 16 अंकों की होगी। पहले 6 अंक भूमि की आबादी के आधार पर होंगे और भूमि की विशिष्ट पहचान को निर्धारित करने वाले अगले 4 अंक होंगे। 11 से 14 तक के अंक भूमि के विभाजन की संख्या होगी। अंतिम 2 अंकों में भूमि की श्रेणी का विवरण होगा, जिसके माध्यम से कृषि और आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की पहचान की जाएगी। यूनिकोड उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। इसके बाद अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों को अतिरिक्त NDRF सहायता जारी की गई है। केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 5 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने का फैसला किया है। इसके तहत इन 5 राज्यों को 1751.05 रुपए की सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद अगला तथ्य है, महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेल देव के नाम से एक मेडिकल कॉलेज भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 2 वर्ष पहले महाराजा सुहेल देव की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया था। एक थाली एक तस्करी योजना उत्तर प्रदेश की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है और इस योजना के तहत बुंदेलखंड के लोगों को कम रेट में ही पौष्टिक सब्जियां मिलेंगी। तो ये पोषण से संबंधित है, पौष्टिक सब्जियों को देने से संबंधित है। तो यहाँ तक हमने देखा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। आप सभी बहुत अच्छा करके आए एग्जाम में। आप सभी ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, कंटिन्यूअसली तैयारी की है, तो आप सभी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी डरे ना, अपने ऊपर विश्वास रखें और जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।